साथ बदलते भारत की शान। हेलो फ्रेंड्स, छत पे बागबानी प्रोग्राम पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सोनिया कपूर ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 अपने बगीचे से आपसे जुड़ रही हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम पीक समर्स में भी अपने गार्डन को हरा भरा कैसे रख सकते हैं और उसे कैसे हम बेस्ट मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे गार्डन में बहुत हरियाली है और रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। तो इससे पहले कि हम डूज़ और डोंट्स के बारे में चर्चा करें, चलिए मैं आपको एक छोटा सा टूर करवा देती हूँ अपने गार्डन का। आशा करती हूँ कि आपको मेरा गार्डन का टूर पसंद आया। इस साल बेमौसम बरसात की वजह से हमें एक बोनस मिल गया कि कई जो विंटर के फूल हैं वो अभी तक खिल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे फ्लॉक्स है, बिगोनिया है, जेरेनियम है और नास्टर्शियम्स हैं। तो इनमें से कई कुछ सैपलिंग से उगते हैं और कई बीज से उगते हैं। मौसम क्योंकि इतना गर्म नहीं हुआ है, ये अभी तक खिल के मेरे गार्डन को खूब रंग दे रहे हैं। इस बेमौसम बारिश की एक और फ़ायदा हुआ है कि थोड़े बहुत बीज जो हम थोड़े जल्दी डालते हैं, हम मार्च में डालते हैं, आप अप्रैल एंड और मई तक डाल सकते थे और कुछ तो आप अभी भी डाल सकते हैं। छाया में आप डालिएगा और स्प्राउटिंग हो जाएगी क्योंकि अभी गर्मी अपनी तेज़ी पे नहीं है। कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमें बेसिक से शुरुआत करनी पड़ती है, तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जब आप अपना गार्डन प्लान करते हैं तो आप जगह के अनुसार ही आप पौधे भी सोचते हैं। तो चाहे आपके पास पूरा गार्डन हो, बड़ा छोटा, चाहे टेरेस हो, चाहे बालकनी हो, या चाहे छोटी सी एक विंडो सिल खिड़की ही क्यों ना हो, उसके हिसाब से हम डिज़ाइनिंग भी करते हैं और पौधों की सिलेक्शन भी करते हैं। इसमें धूप का एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जिस कॉर्नर में बहुत ज़्यादा धूप आती है वहाँ सिर्फ वही पौधे आप लगाएंगे जो धूप झेल सकते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया और कई बहुत हार्डी समर सीजनल प्लांट्स हो गए जैसे कि सनफ्लावर। और जहाँ सेमी शेड है वहाँ हम वैसे पौधे लगाते हैं जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और वो उसमें बहुत अच्छा करते हैं, जैसे क्लेडियम हो गए या पीस लिली हो गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो पीछे क्यारी है इसमें मैंने लेयरिंग की है। जब मैंने अपनी छत डिज़ाइन की तो मैं चाहती थी कि छत हरी भरी भी लगे और मेरा पार्टी एरिया भी है, होस्टिंग के लिए भी अच्छी रहे। तो जो बीच का एरिया है वहाँ मैंने ग्रास उगाई है और इसको खुला रखा है जहाँ हम सीटिंग कर सकते हैं। और जितने भी पौधे हैं वो चारों तरफ साइड में है ताकि हरियाली भी रहे और मेरा टेरेस बड़ा भी दिखे। और रात के टाइम
बीच बीच में बहुत खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं, तो अगर कभी रात में पार्टी होती है तो हम लाइटें जला देते हैं और हेलोजन्स जला देते हैं, तो रात में भी हम फूलों का और पौधों का बहुत पूरा मज़ा ले सकते हैं। मैं जिस जगह खड़ी हूँ वो एंट्रेंस है इनटू माय टेरेस गार्डन। तो यहाँ मैंने क्यारियों में लेयरिंग करके पौधे लगाए हैं ताकि मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाए। तो सबसे आगे ड्वार्फ कॉक्सकॉम है, पीछे उसके कॉस्मॉस है, फिर उसके पीछे सनफ्लावर है और उसके पीछे डे लिलीज़ हैं। तो इससे स्पेस यूटिलाइजेशन भी हो जाती है और गार्डन हरा भरा भी दिखता है और ढेर सारे रंग इकट्ठे आपको दिखते हैं, जिससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। इस तरफ अगर हम आएँ तो ये कोलियस हैं, रंग बिरंगे पत्ते हैं इसके, इससे भी कलर बहुत आता है और बहुत आसान है प्रोपोगेट करना। ये स्टेम कटिंग से भी प्रोपोगेट हो जाते हैं। आगे क्लेडियम है और उसके पीछे पीस लिलीज़ हैं। और क्योंकि बारिश का हमें, जैसे मैंने कहा, बोनस मिला है, पीछे मेरे जेरेनियम अभी तक बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। एक बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी कि जो इस तरफ पौधे हैं मेरे पास, क्योंकि क्यारी है, ये मैंने क्यारी में लगाए हैं, और जो सबसे पीछे है वो कंटेनर में थोड़ा सा रेज करके लगाए हैं। और इस तरफ जो लगाए हैं ये 2 लेयर्स ऑफ कंटेनर है। कंटेनर में रखने का एक और बहुत बड़ी वजह है कि जब बहुत तेज़ धूप हो जाती है और जो पौधे नहीं झेल पाते हैं तो उनको मैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकती हूँ। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये है कि कंटेनर में कम पानी लगता है, क्योंकि ज़मीन में ज़्यादा पानी हमें देना पड़ता है। तो कई पौधे समर्स में काफ़ी कॉलोनीज़ में थोड़ी पानी की दिक्कत हो जाती है, तो थोड़े बहुत पौधे कंटेनर में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ये पौधे पसंद आए हैं और आप अगर इनको लगाना चाहते हैं तो क्लेडियम का लगाने का टाइम ये राइजोम फॉर्म में मिलता है। ये आप लगा सकते हैं मार्च में। हल्की हल्की स्प्राउटिंग होती है, ये रेडी मिल जाते हैं नर्सरीज़ में, आप कंटेनर्स में लगा सकते हैं। और जो पीस लिली है ये ज़्यादातर सैपलिंग फॉर्म में मिलते हैं। दोनों का फ़ायदा ये है कि बहुत लो मेंटेनेंस हैं दोनों। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो पत्ते पीले हो जाते हैं उनको आपने रिमूव करना है, और कभी कादा अगर पत्ते कटें और थोड़े कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आ जाएं उसके लिए थोड़ा सा एक हल्का स्प्रे करना है। इसके अलावा कुछ खास इसमें मेंटेनेंस नहीं है। हर पौधे की जो बुनियाद है वो पॉटिंग मिक्स है, तो पॉटिंग मिक्स का ध्यान करते हुए आप इन दोनों के लिए अलग अलग पॉटिंग मिक्स चाहिए होता है। पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर पॉटिंग मिक्स आपका अच्छा है और आपने एक बार ये लगा दिया तो इसके लिए ज़्यादा कुछ केयर नहीं चाहिए। और आपका जो ये रंगीन पत्ते हैं ये नवंबर तक चलेंगे, फिर ये डोमेंसी में चले जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इट। वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के गांव ढल्लू धनौरा में। किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी सर, हम किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए हैं और बासमती चावल और गुड़ और चुकलाई की खेती करना भी शुरू करने वाले हैं। हम जो केमिकल फ्री उत्पाद बेच रहे हैं, जो ज़मीन से उत्पादन पैदा होता है उसको केमिकल फ्री बना रहे हैं, इनके पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं लगा रहे हैं। अभी मुझे पता लगा कि किसान उत्पादक संगठन के नाम बहुत सुना था, पर आज डिस्कशन में लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन 23 मई मंगलवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
मैं खड़ी हूँ ये मेरे गार्डन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोकल पॉइंट है और ये मेरा फेवरेट पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ ये जो पौधे लगे हुए हैं मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये कैक्टस है और कुछ बीच में सक्यूलेंस है। कैक्टस मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये एक वॉरियर प्लांट है। ये बहुत कम अटेंशन डिमांड करता है और जहाँ कुछ नहीं उग सकता वहाँ कैक्टस उगता है। एक बहुत गलत धारणा है, वास्तु के हिसाब से भी लोग समझते हैं कि घर में कैक्टस नहीं उगाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि प्रकृति में कुछ भी नेगेटिव नहीं है और कैक्टस का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये डेजर्ट्स और ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पानी की बहुत कमी है और वहाँ की पूरी साइकिल को कंप्लीट करता है, वहाँ पानी स्टोर करता है वहाँ के जानवरों के लिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रकृति के अंदर। गार्डन प्लान करते वक्त हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के पौधे लगाएं और कैक्टस एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट समर वैरायटी है जो लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत फूल हर रंग के, गुलाबी है, पीला है, लाइलैक है, हर तरीके के फ्लावर्स कैक्टस में आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। मैंने ये कॉर्नर खास करके कैक्टस लगाने के लिए इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इस कॉर्नर पे पूरे दिन धूप रहती है और तेज़ धूप, मतलब दोपहर की भी धूप इसको खूब मिलती है। तो यहाँ दूसरे पौधे की झुलस जाने की संभावना है, लेकिन हमारा कैक्टस तो वॉरियर प्लांट है तो वो तो ना ही इस धूप को झेलता है बट उसमें खुश भी रहता है। कैक्टस घर पे लगाने के 2-3 चीज़ें हैं जिन बातों का आपने ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपने उसको थोड़ी, जैसे आप देख सकते हैं मैंने हाइट पे लगाया है और पीछे लगाया है, इसका एक्सेस थोड़ा सा बाकी पौधों के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल है। ये इसलिए कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं वो गलती से उनको थॉर्न्स ना लग जाए, उनको चुभ ना जाए और आप भी जब बाकी गार्डन में टहल रहे हैं या घूम रहे हैं तो आपके कपड़ों में ना फंसे। तो लोकेशन बहुत ज़रूरी है। एक बारी आपकी लोकेशन सेट होगी, जैसे ये मेरा कॉर्नर है, तो आपको कैक्टस सिर्फ आपको उसकी पॉजिटिविटी, उसके वैरायटी, मून कैक्टस है देखिए, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, देखने को भी मिलेंगे और निहारने को भी मिलेंगे। कैक्टस लगाने का समय जनरली फरवरी मार्च माना जाता है जब हम प्रोपोगेट भी करते हैं। ऑलरेडी अगर आपके पास कैक्टस हैं तो ये छोटे छोटे पप्स आते हैं, अगर आप देखेंगे एक कैक्टस के अंदर छोटे छोटे निकलते हैं। वही टाइम है फरवरी में जब डोमेंसी में से पौधे निकल रहे होते हैं, हम उनको अलग करके हम नए बना सकते हैं। अगर आप नए तरीके से कैक्टस शुरू करना चाहते हैं तो आप नर्सरी से जाके ला सकते हैं। फरवरी ऑल्सो उसकी रीपॉटिंग का टाइम होता है एग्जिस्टिंग कैक्टस का। और एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैक्टस की हेल्थ के लिए वो है पॉटिंग मिक्स, क्योंकि ये ज़्यादा पानी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो पोरोसिटी जो पॉटिंग मिक्स की है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी हम जो मिट्टी बनाते हैं उसमें हम खंगर का बहुत इस्तेमाल करते हैं और उसका टेस्ट यही होता कि अगर आप ऊपर से पानी डालें किसी भी कैक्टस के गमले में तो विदिन अ मिनट वो नीचे से चो जाना चाहिए। उसकी जितनी क्षमता है, जितनी इसकी ज़रूरत है, वो उसी में कैक्टस ले लेता है। दूसरी बात ये कि इसकी जो वाटरिंग है वो शाम को कीजिए। इनफैक्ट सारे ही समर जो पौधे हैं कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम शाम के टाइम ही पानी दें। इसकी 2 वजह है। एक तो ये कि अगर आप दिन में देंगे तो धूप की तेज़ी से काफ़ी पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वो पहुँचेगा ही नहीं और भाप बन के उड़ जाएगा। और दूसरी वजह ये कि मिट्टी कभी कभी, जैसे अगर आप दोपहर में देखेंगे मिट्टी भी बहुत गर्म हो जाती है, तो अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो एकदम से जैसे उबलाव सा आता है जो पौधों की जड़ों के लिए हानिकारक होता है। तो चाहे कैक्टस हो, चाहे आपका कोई भी समर पौधा हो, शाम को आप पानी दीजिए। उसको पूरी रात मिलती है उस पानी को लेने की, और सुबह के टाइम जब धूप चढ़ती है तो वो पानी अपना कैपिलरी एक्शन से बाकी पौधों के हिस्से में पहुंच जाता है। कैक्टस की मेंटेनेंस बहुत लो है और फ्लावरिंग के लिए हम हर महीने थोड़ा सा बोन मील का पाउडर डाल देते हैं और इसकी फ्लावरिंग आपकी थ्रू आउट समर्स मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर तक खूब फूल देंगे एक के बाद एक। और अगर आपके पास वैरायटी है कैक्टस की तो आप
आपको ये कॉर्नर कभी फूलों के बगैर नहीं मिलेगा। हमारे जो मिली है यूफोरबिया बहुत कॉमन है, इसमें इतनी वैरायटीज़ हैं कलर्स की, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइम बहुत फूल आए हुए हैं। तो एक कैक्टस का कॉर्नर तो ज़रूर बनाइएगा अपने गार्डन के अंदर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कैक्टस के फोकल पॉइंट के बाद अब यहाँ गार्डन के सामने वाले हिस्से में आए हैं, जहाँ ये रेलिंग है ओवरलुकिंग द रोड। तो जब हम रेलिंग की बात करते हैं या मुंडेर की बात करते हैं, उनको भी सजाने का बहुत अच्छा तरीका है। आजकल बहुत ही खूबसूरत गमले अवेलेबल हैं, स्पेशलाइज्ड गमले अवेलेबल है, जैसे आप ये देख रहे हैं, जो आप रेलिंग के ऊपर टांग सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमारे घर अब छोटे होते चले जा रहे हैं। तो अगर आपके बेडरूम के आगे एक छोटी सी बालकनी भी है तो उसकी मुंडेर भी आप बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। यहाँ नीचे अगेन मैंने ये लेयरिंग की है ताकि स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। कलर के लिए नीचे कॉक्सकोम और सिलोसिया है जो बहुत अच्छे से चलते हैं इस वेदर में, और ऊपर पोर्चुलाका की वैरायटीज़ हैं और ये बहुत आसान है प्रोपोगेट करना। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, आप अगर इसकी टहनी तोड़ तोड़ के नए गमलों में लगाएंगे तो ये रूट लेके नए पौधे बन जाएंगे। कॉक्सकोम के बीज फरवरी या मार्च में बिगिनिंग में लग जाते हैं, अगर आप बीज से लगाना चाहें सबसे सस्ता तरीका है। और मैं अपने जो बीज हैं इसी साल के फूलों से, जब ये फूल जब मैच्योर हो जाएंगे इन्हीं से बनाती हूँ। नहीं तो अगर आप सैपलिंग लेना चाहें तो सैपलिंग अभी भी अवेलेबल है काफ़ी नर्सरीज़ में। अच्छी बात ये है कि अब हमारे पास ड्वार्फ और टॉल दोनों हाइब्रिड वैरायटीज़ अवेलेबल हैं तकरीबन सब पौधों में। तो अगर जहाँ जगह की कमी है तो जो ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं आप वो लगा सकते हैं। अगर इस तरफ देखेंगे तो ये पूरा बॉर्डर मैंने बहुत ब्राइटली कलर्ड ड्वार्फ वैरायटी ऑफ कॉस्मोस है जो गार्डन को वाइब्रेंट बहुत बनाता है। मेरे बिल्कुल सामने एक रॉकरी का कॉर्नर है। तो कोशिश जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स अपने गार्डन में दें। कैक्टस हो गया, सीजनल फ्लावर्स हो गए, आपके नॉर्मल फ्लावर्स हो गए जैसे हाइबिस्कस वगैरह जो पूरे साल रहते हैं। और एक अगर रॉकरी का फीचर हो तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, जिसमें आप पत्थर से पहाड़ी बना के और उसमें थोड़े बहुत फर्न्स, थोड़े बहुत और कुछ शेड के पौधे लगा सकते हैं। और मैंने अपनी रॉकरी के पीछे बिल्कुल एक फ्रांजीपीनी का
पेड़ लगाया है जो थोड़ा ऊंचा हो गया है, और उसकी छाया को भी मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। माने ना माने उसके नीचे ऑर्किड्स उग रहे हैं, वो भी इस मौसम में। तो आप पेड़ की छाया को भी ये मत समझे कि आप उसके नीचे कुछ नहीं कर सकते। हैंगिंग बास्केट्स लगाइए और उनमें वो पौधे लगाइए जो छाया में अच्छे से चलते हैं। हम फिर ऐसे कोने में हैं जहाँ हमने जगह और स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। तो अगर आपके पास सिर्फ एक दीवार भी है तो उसके ऊपर वर्टिकल गार्डन आप बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं। और इनमें ये जो पौधे हैं इनकी मेंटेनेंस बहुत ही लो है। जेड है, पर्पल हार्ट है, डेविल स्पाइन है, ये बहुत आसानी से उग जाते हैं और एवरग्रीन रहते हैं। तो आप एक वर्टिकल वॉल क्रिएट कर सकते हैं। एक और तरीका जिससे हम गार्डन को ऊपर की डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। फूल की वैरायटी के बहुत खूबसूरत वाले हैं। हमारे समर की ही ये आप बेल देख सकते हैं, ग्लोरियोसा। ये बहुत कलर्स में आती है, पिंक, ऑरेंज, रेड, और ये एक बड़ा अनयूजुअल सा ब्राउनिश शेड है। ये आपके गार्डन को एक नया पर्सपेक्टिव देती है और ऊपर की डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं अपने गार्डन को। स्पेस की बात करें तो हैंगिंग बास्केट्स हो गई, वर्टिकल गार्डन हो गया, रेलिंग की यूटिलाइजेशन हो गई, कॉर्नर्स की यूटिलाइजेशन हो गई। और अगर आपके पास कोई ऐसा कॉर्नर है जहां आप सिर्फ एक टेबल रख सकते हैं, उसके ऊपर आप एक खूबसूरत सा ट्रे गार्डन रख के उस कॉर्नर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और अगर छाया में है तो आप टेरेनियम भी रख सकते हैं। गर्मियों की हो तो पानी और झरना दो ऐसे शब्द हैं जिससे बहुत तराहट ही महसूस होती है। और आपका जो समर का बगीचा है वो एक वाटर बॉडी, पानी के बगैर अधूरा है, ऐसा मेरा मानना है। और हम इतने खुशकिस्मत हैं क्योंकि दिल्ली जैसी गर्मी में बहुत से ऐसे पानी के पौधे हैं जो बहुत अच्छे से उगते हैं और बहुत खूबसूरत फूल भी देते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एक ये छोटी बोल लोटस है, छोटी वैरायटी का कमल का फूल है। और जब इसमें ढेर सारे फूल आते हैं तो कम से कम 15-20 खिले हुए कमल कितने खूबसूरत और कितने सूदिंग लगते हैं। मैंने अपने गार्डन में जगह जगह और काफ़ी कोनों में हर साइज़ के और हर तरीके के वाटर गार्डन लगा रखे हैं। उसमें फाउंटेन फॉर्म में भी है और ये ऐसे स्टैंड पे भी है। और मेरा एक छोटा सा मैसेज यही रहेगा कि आप अपने गार्डन को एक स्पेशल टच अगर देना चाहते हैं और एक सुकून भरा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो एक वाटर बॉडी ज़रूर आप ऐड कीजिए अपने गार्डन के अंदर। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत जगह चाहिए इसके लिए। बड़े से बड़े ऊपर मेरी छत पर एक पुरानी कूलर की टंकी है, एक पुराना बाथ टब है जिसमें मैंने वाटर प्लांट्स लगा रखे हैं। फिर ऐसे कुछ बड़े गमले हैं, कुछ छोटी किश्तियां हैं। और अगर ये भी ना हो तो एक छोटी सी उर्ली में या छोटे से बर्तन में भी आप बहुत तरीके के हमारे पौधे हैं जो आप लगाकर बहुत तराहट सी महसूस कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा टेरेस गार्डन पसंद आया और आपने ये प्रोग्राम एंजॉय किया। मैं इसका श्रेय जो यहाँ सब मेरी मेहनत नज़र आ रही है वो ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन को देना चाहूँगी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी तक सीख ही रही हूँ और आगे भी सीखती रहूँगी। हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जो हर टॉपिक के ऊपर हमारे डाउट्स, हमारी उलझने, हमारे क्वेश्चन सब सॉल्व कर देते हैं। और उम्मीद रखती हूँ कि आप प्रेरित हैं कि आप अपने गार्डन को और निखारें। एंड फ्रॉम एक गार्डन लवर से दूसरे के लिए हैप्पी गार्डनिंग।